Hi students, how are you? I am Sahil. Welcome to the class of SN2 reactions at IIT मंथन। लास्ट क्लास में हमने SN1 रिएक्शंस पढ़ा था, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि SN1 होगा, उस पर बात की थी। किन किन फैक्टर्स पे बात की थी हमने लास्ट क्लास में? हमने सॉल्वेंट पे बात की थी, एक सॉल्वेंट पे बात की थी कैसा होना चाहिए, SN1 के लिए पोलर होना चाहिए और प्रोटिक होना चाहिए, राइट। पोलर प्रोटिक होना चाहिए SN1 के लिए। फिर हमने सबस्ट्रेट की बात की थी, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, मतलब जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए। और फिर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी। नाउ कमिंग टू SN1 रिएक्शंस है, इसका नाम भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें स्टेप्स कितने थे SN1 में, याद करो। SN1 में 2 स्टेप्स थे और जो स्लोएस्ट स्टेप था उसमें सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, राइट। सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं था स्टेप 1 में, जो कि स्लो स्टेप था, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन था। जैसे कि इसका नाम है 2 से मतलब है कि जो इसका काम का रिएक्शन है, सॉरी काम का नहीं, स्लोएस्ट रिएक्शन है जो इसका। सपोज बहुत सारी स्टेप्स में हो रहा कोई रिएक्शन, हमने क्या एग्जांपल लिया था, एक मशीन बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था। जो स्लोएस्ट स्टेप हो वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। तो जो इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका ऑर्डर 2 होगा। जैसे SN1 का 1 था इसलिए 1 नाम है उसका। तो लेट्स सी, इसको पहले एक स्टेप में देखते हैं कैसा दिखता है ये। CH3Br प्लस KOH, सॉल्वेंट होगा इसमें एसीटोन, और उससे क्या होगा, Br की जगह OH आ जाएगा, CH3OH आ जाएगा, प्लस K प्लस और Br भी आ जाएंगे, एक सब भी लिखा दो, KBr, राइट। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री में तो SN1 होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल है ही नहीं। और इसमें मैंने एग्जांपल जो लिया है फर्स्ट, वो 1 डिग्री से है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है इसमें। जितने भी पॉइंट्स हमने उसमें पढ़े थे, सबस्ट्रेट की, स्टीरियोकेमिस्ट्री की, और वहां पे 1 था, यहाँ पे 2 है, और सॉल्वेंट की, राइट, वो सब यहाँ पे सब चेंज होंगे। तो SN1 का एक फिर से दिमाग में एक बार बिठा लो, क्या क्या फैक्टर्स थे विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, क्या फैक्टर्स थे विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, क्या फैक्टर थे विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट, क्या फैक्टर थे। उस पर जरा बात नहीं होगी SN1 में, इसमें होगी सॉल्वेंट, सबस्ट्रेट, रिएजेंट जो अटैक कर रहा है। SN1 में जो मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में वो सेम था ना, सॉल्वेंट ही रिएजेंट था, अटैक कर रहा था। यहाँ पे सॉल्वेंट अलग है, रिएजेंट अलग है। तो रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा SN1 SN2 में कौन सा होगा, सॉल्वेंट पे करेगा, अब देखते हैं, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, रिएजेंट पे, या इसको न्यूक्लियोफाइल बना लो। बेटर है हम न्यूक्लियोफाइल, SN की बात कर रहे हैं तो इसको न्यूक्लियोफाइल बना लो। कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इस पे भी डिपेंड करेगा। रिएजेंट सबस्ट्रेट कैसा है इस पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पे Br है, और अटैक कहां से होगा, अटैक होगा दूसरी साइड से, रियर साइड से। OH माइनस का अटैक हुआ, सपोज इस पे, सपोज इस पे OH माइनस का अटैक हुआ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा कुछ होगा, OH माइनस। इसका मतलब क्या है, जहां पे ये था उसके जस्ट ऑपोजिट एंड पे OH माइनस लगेगा। इसको थोड़ी डिटेल में करते हैं। एक तो ये सिंगल स्टेप है, याद रखो ये सिंगल स्टेप है। उसमें स्टेप 2 थे। फर्स्ट स्टेप जो था वो
स्लोवेस्ट स्टेप था जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा था, और उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का रोल था, वो किसका था? सबस्ट्रेट का। ये स्टेप इसमें सिंगल है, और सिंगल स्टेप में क्या हो रहा है, ये Br है और ये OH माइनस का अटैक हुआ इसके ऊपर। ये है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। SN1 जब भी नाम कहीं पढ़ो तो दिमाग में एसोसिएशन हो जानी चाहिए किसकी? कार्बोकेटाइन की, राइट? SN1 दिमाग में आते ही वर्ड सुनते दिमाग में क्या आएगा? कार्बोकेटाइन। और SN2 सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसा? एक ऐसा स्टेट जिसमें 5 बॉन्ड होंगे। SN1 सुनते दिमाग में आएगा कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN2 सुनते दिमाग में आएगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? इसमें 5, ये वाला 5 बॉन्ड हो, मतलब हर ट्रांजिशन स्टेट में नहीं, ये जो SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है उसमें 5 बॉन्ड है। तो इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं हमारे? जैसे कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोएनाइन होता है, कार्बीन होता है, ये इंटरमीडिएट्स हैं। इनको सेपरेट भी कर सकते हैं हम, ऑल्दो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक तो कैन नॉट बी सेपरेटेड, दूसरी चीज 5 बॉन्ड कैसे बना रहा है? ये जो बॉन्ड है ये MOT, अगर याद करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना रहा है कार्बन के। अब सोचो कि कार्बन 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? ना तो इतने ऑर्बिट्स हैं उसके पास, तो सिंपल VBT वगैरह से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। छोटी सी बात है, MOT में हमें पता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। देखो MOT जहां भी आए वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बहुत छोटी छोटी बातें हमारे सिलेबस में MOT की, ऊपर ऊपर से है, बहुत ज्यादा बिल्कुल डीप नहीं है, पर जहां भी MOT आए तो थोड़ा कान खड़े करके थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनो और ज्यादा ध्यान दो, इसको लिख लो। ये कौन से ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तब कार्बन क्या करता है? अपना शिफ्ट कर लेता है बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग को बॉन्डिंग बना लेगा, एंटी बॉन्डिंग की तरह जाके, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बना। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ? 5 बॉन्ड बने। इसने, ये अभी निकला भी नहीं था कि इसने अटैक कर दिया। SN1 में क्या था? आराम से पहले ब्रोमीन निकल रहा था, फिर आके वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया था, मतलब फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। इसमें क्या हो रहा है? OH माइनस इसके निकलने से पहले अटैक कर रहा है। कहां पे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे। और जब ये बॉन्ड टूटेगा उसके बाद कार्बन विल शिफ्ट 6 ऑर्बिटल, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग थे उनको बॉन्डिंग बना लेगा, एंटी बॉन्डिंग इधर हो जाएंगे, ये टूट जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट बना, ये नोट कर लो, एंटी बॉन्डिंग को ये बॉन्डिंग बना लेगा और इधर एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा ब्रोमीन का। दैट मीन्स इससे क्या चेंज हुआ? लास्ट में ये आ गया और ब्रोमीन अलग हो गया। तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्या था SN1 SN2 में? SN1 में कार्बोकेटाइन पहले खुद ब खुद बन रहा था, फिर कहीं से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा था। इसमें क्या है? ये वेट नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड टूटे, आते ही खुद से अटैक करेगा SN2 में। तो देयरफॉर इतनी बात बोलने से ही दिमाग में खुद से भी तुम सोच सकते हो कि भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो खुद ही अटैक कर दे, राइट? यही मैकेनिज्म है इसका। ट्रांजिशन स्टेट अटैक हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बना और फिर उसने Br माइनस को निकाल दिया। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक हुआ था, बाद में ये बॉन्डिंग बन गई, ये एंटी बॉन्डिंग बनके इसको अलग कर दिया। हाँ, अब इसके एक तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल जो है इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट विल नॉट वेट, द न्यूक्लियोफाइल in the case of SN2 will not wait for the carbon bromine bond to break. It will attack first and only then after its attack the carbon bromine bond will break. है? समझ रहे हो? वेट नहीं करेगा कि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो फिर मैं आऊं ना, इसने पहले अटैक कर दिया। अटैक जब इसने किया तब कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इसका मैकेनिज्म सिंपल है,
सिंगल ही स्टेप है। सिंगल स्टेप में क्या आया था, ट्रांजिशन स्टेट आया था। मतलब इसको ऐसे इमेजिन करें अगर हम, ये इसका सिंगल स्टेप है। क्या OH माइनस का अटैक, एसीटोन भी इंपॉर्टेंट है। अब जो इसका सिंगल स्टेप है उसमें कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। एक तो इसका मॉलिक्यूल, इसका, और एक इसका OH माइनस भी इन्वॉल्व है। देयरफॉर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसके आरडीएस में, रीडिटर्मिनिंग स्टेप। इसमें है ही एक स्टेप तो वही आरडीएस होगा। अगर बहुत सारे हो तब तो हम देखते हैं कि स्लोएस्ट कौन सा है। SN1 में 2 स्टेप थे, तब हमने सोचा अच्छा फर्स्ट सबसे स्लो है, इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 1। अब इसमें स्टेप ही एक है तो फिर उसमें जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं वही इसका ऑर्डर होगा। ये केमिकल काइनेटिक्स में आएगा कि आरडीएस में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो वही उसका ऑर्डर होता है। तो इतना हम समझ गए, इसके आरडीएस में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, देयरफॉर इसका ऑर्डर 2 है और इसलिए इसका नाम क्या है, SN2 रिएक्शन। तो ये जो स्टेप है आरडीएस, इसमें इसकी कंसंट्रेशन से भी डिपेंड करेगा, फास्ट हो रहा है कि स्लो, इस पे भी डिपेंड करेगा। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब भी फास्ट होगा, इसकी बढ़ाओगे, इसका भी तो रोल है, अटैक कर रहा है, इसका भी रोल है, ये हो कम होगा तो अटैक कहां करेगा, इसका भी रोल है कि इसने अटैक करना है। तो दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर SN2। तो एक पॉइंट लिख सकते हो, SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड्स ऑन बोथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, वो खुद ब खुद बॉन्ड टूट रहा था, सॉल्वेंट का रोल नहीं था। और SN2 रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन concentration of substrate and nucleophile। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स का। फिर दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, देखो डिफरेंस मैं SN2 ही समझा रहा हूं, बट ये ज्यादा क्लियर कब हुआ कि SN1 तुम लोग पढ़ चुके हो, तो SN1 से कंपेयर करके ज्यादा क्लियर होगा। जहां जहां पे कंपैरिजन है वहां वहां कंपैरिजन करेंगे। एक और डिफरेंस क्या है, ये होता है 2 स्टेप्स में, ये होता है 1 स्टेप में, राइट। अटैक और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन SN2 में एक साथ ही हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है। इसमें पहले आराम से बॉन्ड तोड़ दो, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। तो इसमें 2 स्टेप्स हैं, इसमें 1 स्टेप है। फिर SN1 में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। एक और डिफरेंस क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, और इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो एक तो स्टेप्स का डिफरेंस है, एक कार्बोकेटाइन ट्रांजिशन स्टेट, इसको SN2, इसको SN1। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बना, SN1 में कार्बोकेटाइन बना। फिर उसके बाद कितने स्टेप्स में हुआ, ये 2 में हुआ, 2 स्टेप्स, ये हुआ 1 स्टेप। न्यूक्लियोफाइल किसमें हमें अच्छा चाहिए, SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि वो खुद ब खुद अटैक कर रहा है, अपने आप से आके बॉन्ड की ब्रेक की तैयारी नहीं कर रहा है, वेट नहीं कर रहा है। इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ना भी हो तो चलेगा, नॉट सो स्ट्रॉन्ग। इतने डिफरेंस तो हमें एक उसका स्टेप देखते ही पता लग जाए। उसके बाद नाउ कमिंग ऑन टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कैसा होगा हमारा, SN1 में सबस्ट्रेट पे ध्यान दो अगर, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। अब इसमें क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो सबस्ट्रेट हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो
स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हो। स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके खुद से उस पर अटैक कर पाएगा। अगर घिरा हुआ हो चारों तरफ से तो कहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? तो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हो। लेट्स से अगर ऐसा कोई सबस्ट्रेट हो जाए Br, मतलब ये सेम सबस्ट्रेट हमने SN1 में लिया था, याद करो, टर्जरी ब्यूटाइल का केस है। अब ये टर्जरी ब्यूटाइल अगर यहाँ पे है तो OH माइनस कहां से अटैक करेगा? कोई चांस ही नहीं होगा इसमें SN2 रिएक्शन हो जाए। तो काफी बड़ा फैक्टर क्या है इसमें, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, SN2 समझते ही स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हो। इसलिए हमने सीधा साधा सा एग्जांपल लिया था मिथाइल ब्रोमीन का, जिसमें बिल्कुल भी स्टेरिकल हिंड्रेंस मिनिमम है। तो एक लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो, डिफरेंस ये 3 डिग्री में सबसे आगा होगा, ये 2 डिग्री में, ये 1 डिग्री, और उसके बाद 1 डिग्री में। इसमें उल्टा है, क्योंकि फैक्टर क्या है इसमें, स्टेरिकली हिंड्रेंड जो कम होगा उसमें ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। इसमें ऑपोजिट है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी विच गोज ऑपोजिट टू दिस। हाँ, ये चीज तो याद कर लोगे, लेकिन रीजन क्या है, इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो कि ऐसे है, और इसमें स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हो जो कि ऐसे है। क्यों? क्योंकि अटैक सेम टाइम पे हो रहा है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सॉल्वेंट। Now coming to the effect of solvent, हमें SN1 में क्या बात की थी हमने, पोलर और प्रोटिक होना चाहिए सॉल्वेंट। अगर ऐसा है तो बढ़िया है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस में चाहिए? SN1 में। अब SN2 की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें चाहिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसकी रीजन भी देखते हैं क्या है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या क्या केस थे हमारे पास? वाटर का केस था। ये सारे सॉल्वेंट पोलर भी हैं, प्रोटिक भी हैं। पोलर यहाँ भी चाहिए पर अप्रोटिक भी चाहिए। मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। अप्रोटिक में एसीटोन, DMSO, राइट, ये सब है। और क्राउन ईथर्स भी हैं, ये डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड है। ठीक है, CHO के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है और उसके पास 2 मिथाइल भी है। ये क्या है? DMSO। एसीटोन जैसे ये भी, बस कार्बन की जगह सल्फर आ गया इसमें। ठीक है, DMSO इज जस्ट लाइक एसीटोन, इस कार्बन की जगह इसमें सल्फर आ गया। ये DMF है, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, डाइमिथाइल। 2 मिथाइल देख रहे हो नाइट्रोजन से जुड़े हैं, और नाइट्रोजन किससे जुड़ा है? CHO से। आसान सा है, 2 मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन खुद जुड़ा है CHO के साथ, तो डाइमिथाइल फॉर्म एमाइड। ये DMF है, ये एसीटोन। और तो ये याद रखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर दोनों ही पोलर हैं। इसमें अप्रोटिक सॉल्वेंट जो हमने लिखे हैं केस अभी, ऐसा क्यों है तो देखते हैं अभी। हमें चाहिए SN2 में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इतना तो हम समझ चुके हैं। SN2 में हमें चाहिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो वेट ना करे बॉन्ड ब्रेक होने की और पहले जाके अटैक कर दे। ऐसे नहीं कार्बन ब्रोमीन या कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पहले टूटेगा फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल आए, नहीं, ये वेट नहीं करेगा, पहले ही जाके अटैक करेगा। इसका मतलब है, यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, ये हमने केस ले लिया,
DMSO का या एसीटोन का या कोई भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का, और हमने अपना रिएजेंट लिया जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल भी है। ये हमारा रिएजेंट है और हमारा काम का चीज क्या, हमारी काम की चीज क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये जाके अटैक करेगा कार्बन पे। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, एंड दिस विल अटैक ऑन द कार्बन ऑफ हेलोएल्केन, द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू ब्रोमीन। ये यहां जाके अटैक करेगा। हमें क्या चाहिए, ये खाली चाहिए। पोलर तो चाहिए क्योंकि बॉन्ड ब्रेक, पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए ही चाहिए। पोलर के अंदर ही तो ये ब्रेक होंगे, ये तो आयनिक बन के चिपका रहेगा उसके साथ, है ना। ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इकट्ठे मिलके रहते हैं, KOH, अलग अलग नहीं होते। पोलर कोई सॉल्वेंट हो तभी तो अलग हो। नाउ ये क्या करेगा, इस पे क्या क्या है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, तभी ये पोलर है। पोलर कौन से होते हैं, इसमें पोल्स हो। अभी जो नेगेटिव है ये बाहर की तरफ है, नोट करो, नेगेटिव जो है कल्ला है, स्फेरिकली हिंडेड है या नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको ये सॉल्वेट करवा लेगा इसको, मतलब K+ को बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल K+ को डेल्टा नेगेटिव, यहां भी डेल्टा नेगेटिव, यहां भी डेल्टा नेगेटिव, इसको K+ को साइड पे कर देंगे। अब ये तो अलग आ जा और इसको छोड़ दे, ये जाके अटैक कर देगा हमारे कार्बन पे। तो सबने क्या किया, K+ को तो अलग साइड पे धर लिया, K+ अलग है तो OH- क्या है, फ्री है, फ्री टू अटैक आवर कार्बन। अब अगर OH- को देखें, OH- को घेरने के लिए कौन है, ये कार्बन है, बट ये कार्बन तो ऑलरेडी घिरा हुआ है। अब इस कार्बन को देखते हैं, इसके पास पोल्स तो हैं भाई, इसमें ऐसी बात नहीं है, पोल्स हैं इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट जो पॉजिटिव साइड है वो घेरने के लिए इतनी रेडी नहीं है। इसका मतलब ये फ्री है। हम नहीं चाहते न्यूक्लियोफाइल हमारा कैद हो, K+ को तो कैद कर लिया इसने, अलग आ जाए तो OH- फ्री है, यही जाके अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट हैज टू अटैक बिफोर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो हम क्या चाहते हैं, OH- फ्री हो, और इसका जो प्लस है ये इसको उतने अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, कोई भी अप्रोटिक सॉल्वेंट हो। ऐसे एक एग्जांपल है क्राउन ईथर का, ये क्राउन ईथर है, इसमें डेल्टा नेगेटिव इसके पास है, ऑक्सीजन के पास, इन दोनों कार्बन की वजह से अच्छा खासा डेल्टा नेगेटिव है, और ये लिथियम को सॉल्वेट कर लेंगे, अलग से पकड़ लेंगे LiOH में। कार्बन इतने फ्री नहीं होंगे जो पकड़ लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट शेप है क्राउन ईथर की। ये अपने बीच में Li को पकड़ लेंगे और OH- हमारा फ्री होगा टू अटैक। ऐसे क्राउन ईथर में 4 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन, थोड़ा बड़ा अगर केटायन हो तो ये 5 ऑक्सीजन वाला हो जाएगा, मतलब इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ दो, एक और क्राउन ईथर बनेगा, वो 5 ऑक्सीजन वाला, ये है तो 6 वाला। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ कार्बोकेटायन हम क्राउन ईथर चेंज कर सकते हैं। मगर क्राउन ईथर भी कहीं पे लिखा हो, ये सब तो रीजेंट्स है ही, और सॉरी ये सब सॉल्वेंट तो है ही, क्राउन ईथर भी क्या करवाएगा, SN2 करवाएगा। अच्छा सा क्यों, कार्बोकेटायन को अलग ले गया वो, केटायन को अलग ले गया वो, एनायन जो है वो फ्री है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री है टू अटैक ऑन कार्बन। तो हम समझ गए इसके अंदर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का रोल क्यों है SN2 में, ताकि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट जो रिएजेंट का है उसको साइड पे कर ले, OH- ये जो है फ्री रहे, फ्री टू अटैक। फिर एक और बात दिमाग में आएगी, चलो SN1 में भी न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर रहा है, SN1 में भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है कार्बन पे, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग ले लो। पर प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट क्या है कि SN1 के अंदर कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में याद करो, क्योंकि जब कार्बोकेटायन फॉर्म होगा विच इज हाईली अनस्टेबल, तो वो अपने आप ही न्यूक्लियोफाइल पे जाके अटैक कर देगा। कार्बोकेटायन इज वेरी अनस्टेबल, एनी चार्ज स्पीशीज इन केमिस्ट्री अनस्टेबल, और कार्बोकेटायन तो रहता भी बहुत थोड़ी देर के लिए है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स के लिए रहता है। ये इतना अनस्टेबल है कि न्यूक्लियोफाइल को इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल को ढूंढ लेगा। इसलिए हमने SN1 का जो केस किया था उसमें H2O न्यूक्लियोफाइल लिया था, क्योंकि एक बार कार्बोकेटायन बन गया तो भले ये फ्री हो ना हो कोई चक्कर नहीं है, ये जाके इस पे अटैक कर देगा। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो हम समझ गए प्रोटिक और प्रोटिक का रोल क्या है, या फिर सॉल्वेंट का रोल क्या है SN1 SN2 में। दूसरा ग्राफ कैसा बना था SN2 में, एक बड़े वाला था, ये वाला बड़े वाली पीक थी एक, और एक छोटे वाली पीक थी, राइट। अब जनरली एक्सोथर्मिक होता है। ये SN1 था, क्योंकि दो स्टेप थे तो दो पीक थी। SN2 में एक ही स्टेप है तो एक ही सिंपल सी पीक बनेगी, ये एनर्जी जाएगा। जनरली ये भी एक्सोथर्मिक होता है, तो ये इससे नीचे आना चाहिए, ये एनर्जी हो गई, और ये टाइम लाइन हो गई, चलता जा रहा है, लास्ट में आके ये प्रोडक्ट हो गया जहां से हम शुरुआत की थी हमने, और ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ऐसा ग्राफ बनेगा SN2 में। ये भी एक डिफरेंस है, SN1 में दो पीक्स थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, राइट। तो इसमें कहां पे अटैक हो रहा है याद करो, जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से अटैक कर रहा है। तो मतलब अगर ऐसा केस है तो जिधर ब्रोमीन है उसके ऑपोजिट साइड से अटैक किया था, ये ट्रांजिशन स्टेट थी हमारी। तो हम इतना समझ गए कि जिस साइड ये है उसके ऑपोजिट पे आके OH- लगना चाहिए। दैट मीन्स इट इज अटैकिंग फ्रॉम द रेयर एंड। तो इसमें हमेशा क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कायरल होना चाहिए कार्बन, ऐसा नहीं कायरल नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो दिमाग में आएगा ही नहीं। इट डजंट स्टार्ट कहां पे होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, वेयर द कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी कम्स। तो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो तब ये बात करेंगे। C2H5 ये ब्रोमीन है, और ये भी C2H5। तो यहाँ पे अगर कहीं SN2 कराने का दिल कर रहा है अगर, तो लो KOH, क्राउन ईथर लो, इतना स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लिया हमने कि हाँ डाउट हमारे कि मन में दुविधा नहीं रहेगी SN1 SN2 का। क्राउन ईथर देखते ही SN2, तो इसका फिशर प्रोजेक्शन इन्वर्ट कर दो, अरे C3H7। तो अब क्या होगा, C2H5 यहां पे OH लगेगा और इधर C3H7। OH- का अटैक यहां पे होगा, इसलिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट। तो फिशर प्रोजेक्शन जैसी भी हो, और ब्रोमीन बॉन्ड जहां लगा हुआ हो उसके ऑपोजिट नेट पे हम OH ऐड करेंगे। इतना हम समझ गए। तो और एग्जांपल देखते हैं इसके। इन्वर्जन क्या मतलब है, जहां जिस साइड Br लगा है उसके ऑपोजिट साइड OH लगेगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में ऑपोजिट साइड से अटैक होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे सपोज क्लोरीन लगी है, कायरल है कार्बन, हाँ इधर अलग इधर अलग इधर अलग, इधर हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे अगर अटैक करवा दें एसीटोन की प्रेजेंस में NaI का, तो आयोडीन कहाँ लगेगा, ऐसे।
अब हम समझ गए कॉन्फ़िगरेशंस में कैसे देखना है कि जिस तरफ क्लोरीन लगा हो उसके, या जिस तरफ हैलोजन लगा हो जो लीविंग में है, जो लीविंग ग्रुप है, उसके जस्ट ऑपोजिट पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा। इतनी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। इसको इन्वर्जन नहीं बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड पे लगा है जो भी न्यूक्लियोफाइल आया है, इसलिए इसको इन्वर्जन बोलते हैं। और SN1 में क्या बोलते थे? रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन क्यों? इन्वर्जन भी थी उसमें और रिटेंशन भी थी, वैसा वैसा भी था और उसको ऑपोजिट भी था, तो इतना याद रखो। अच्छा फिर अभी सपोज एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड है, मान लो सपोज यहां पे लगा हुआ है ब्रोमीन और हमने NaOH DMSO में डाल दिया अगर सॉल्वेंट में, ये रिएजेंट हुआ तो कहां पे लगेगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी? ये कौन सा बॉन्ड था? ये एक्सियल बॉन्ड था, तो इक्वेटोरियल पे लगेगा और दूसरे साइड पे ये हो गया OH। तो हम समझ गए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होने वाली है। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगी, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। किसमें? SN2 में। नाउ नेक्स्ट जो है बात, अब हम इतना समझ गए हैं कि SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल सकता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर लेते हैं एक बार। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, थोड़ी सी और बात करते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज लविंग हो, तो मतलब इसके पास खुद के पास या तो इलेक्ट्रॉन्स हो खूब सारे, इलेक्ट्रॉन रिच तो ये होना चाहिए। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक तो नेगेटिव चार्ज वाले जैसे OH माइनस, CH3O माइनस, Cn माइनस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे हमने SN1 में कौन सा लिया था? वाटर का केस लिया था, मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है? न्यूट्रल है। NH3, ठीक है। तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच तो होने चाहिए, या तो लोन पेयर हो उनके पास, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर भी चाहिए उसमें, ठीक है। ये कॉमन ये चीज बोल सकते हैं कि लोन पेयर तो होना ही चाहिए न्यूक्लियोफाइल पे। तो किस तरह से? या तो नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, ठीक है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद ये बेस से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बेस भी ऐसे ही है, कुछ कुछ दिमाग में यही आता है। बेस क्या? लुईस बेस तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके अपने। मगर यहाँ पे ऑर्गेनिक में बेस से हम क्या समझेंगे? क्योंकि जो नेक्स्ट ऑर्डर है रिएक्शंस का वो E1 E2 है, उसमें बेसिसिटी चलेगी। SN1 और SN2 में न्यूक्लियोफाइल पे हम स्ट्रेस देंगे वर्ड, और नेक्स्ट जो E1 E2 है वो बेस में, नेक्स्ट मैकेनिज्म में E1 E2 रिएक्शन है उसमें बेस पर ध्यान रहेगा। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। बेस क्या होगा? जो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। इन जो मैकेनिज्म्स अभी हम पढ़ेंगे इसमें बेस क्या होगा? जो H+ एब्स्ट्रैक्ट कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो अटैक कर सके कार्बन हेलोजन के बॉन्ड में, कार्बन के ऊपर अटैक कर सके, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो अटैक कर सके इस बॉन्ड के ऊपर। वैसे न्यूक्लियोफाइल अगर एग्जांपल देंगे तो एल्कीन भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो रिच इलेक्ट्रॉन सोर्स है। और बेंजीन भी हो सकता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड के सोर्स भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, राइट। और डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोफाइल और बेस में? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन CX बॉन्ड के कार्बन पे, और बेस विल एब्स्ट्रैक्ट H+ फ्रॉम समवेयर। किसी कोई कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो H+ एक्सट्रैक्ट करेगा। हाँ, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और उतना ही अच्छा बेस भी होगा। तो
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे Br है और ये हाइड्रोजन है, तो बेस का काम क्या है? H+ को एक्सट्रैक्ट करना, ये बेस का काम है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या है? यहाँ पे अटैक करना, मतलब दो when OH- is behaving like a base, तो फिर इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। And when it is behaving like a nucleophile, what it will do is it will attack at this carbon। तो ये दोनों अलग अलग रोल हैं, काम सेम, काम डिफरेंट है, लेकिन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। वो बात तो ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज चाहिए हमें, लेकिन इसका रोल क्या है? H+ को एक्सट्रैक्ट करना, इसका रोल क्या है? कार्बन को एक्सट्रैक्ट करना। अब डिफरेंस कहां पे आता है? सपोज कार्बन 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 हाइड्रोजन, सपोज इसका हमने H+ एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। अब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का ज्यादा रोल नहीं आता। क्यों? क्योंकि H जो है वो होगा अकेला ही, बहुत ज्यादा रोल नहीं आता। मतलब हाइड्रोजन लास्ट सी में भी हो सकता है। इस कार्बन पे अटैक करना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ ब्रोमीन मारा सपोज, इस कार्बन पे अटैक करना बहुत मुश्किल है। अगर न्यूक्लियोफाइल देखे तो ये सराउंडेड है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा? अकेला तो पड़ा होगा लास्ट में कहीं पे। तो बेस के अंदर साइज उतना मैटर नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल का साइज हैज टू बी स्मॉल। क्यों? इसमें अटैक करना है, कार्बन पे अटैक करना है, वो घिरा हुआ भी हो सकता है। और इस बेस ने क्या करना है? H+ एक्सट्रैक्ट करना है। H+ कहीं ना कहीं अकेला होगा, घिरा हुआ तो नहीं होगा, एक ही बॉन्ड बनाता है वो। उस एक बॉन्ड के बाद तो अकेला ही है, और बॉन्ड्स तो नहीं बना रहा। कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका रोल क्या है? कार्बन पे अटैक करना, इसलिए न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी स्मॉल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये केस में अगर तो O- Na+, इसको केस लो चलो। अब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, इतना सारा बड़ा ग्रुप जाके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, वो पहले से ही 4 बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन, इट इज डिफिकल्ट। हाँ, अच्छा बेस जरूर हो सकता है, क्योंकि कितना भी घिरा हुआ हो, ये सिचुएशन का अकेला हाइड्रोजन तो होगा ही, एक बॉन्ड होगा, बाकी सब पोजीशंस तो खाली हैं। तो एक ये डिफरेंस है, बेस का साइज से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी स्मॉल। ऐसा इतना बड़ा लंबा चारों तरफ फैला हुआ न्यूक्लियोफाइल हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट फैक्टर्स अगर देखें हम न्यूक्लियोफाइल के, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के लिए फैक्टर्स अगर देखें तो ऑफ कोर्स चार्ज जितना ज्यादा हो या चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा हो उतना बढ़िया है। OH- H2O से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, NH2- NH3 से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो चार्ज डेंसिटी तो हमें समझ आता है ना, तभी अटैक करेगा कार्बन पे जाके। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा, और पॉजिटिव चार्ज लविंग है तो फिर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। फैक्टर्स किसके देख रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिसिटी के। हाँ, तो क्या आ गया? चार्ज डेंसिटी। और दूसरा क्या है? साइज। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने टर्जरी ब्यूटाइल किया था, इसको कंपेयर करना हो इससे और इससे, तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? 1, 2, 3 में 3 सबसे बढ़िया है, फिर 2, फिर 1। सबसे साइज मतलब स्टेरिक फैक्टर देख सकते हो इसको, स्टेरिक फैक्टर से आ रहा है। स्टेरिक फैक्टर या साइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये भी न्यूक्लियोफिलिसिटी में जितना छोटा है उतना अच्छा अटैक कर पाएगा कार्बन बॉन्ड पे, और उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। दूसरा, फिर तीसरा, अब अगर कोई पूछ ले OH- में और फिनॉक्साइड आयन में, मतलब फिनॉल से जो बना O- फिनॉक्साइड आयन में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो भाई जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसके पास हो, टिका हुआ हो, फैल के अगर स्टेबल ही हो रहा है तो उसको क्या जरूरत है कहीं पे अटैक करने की? पॉजिटिव लविंग जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। इसका चार्ज नेगेटिव इसके पास है, राइट, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पास है,
इसका तो घूम रहा है ना, पूरा का पूरा डेंसिटी कम है इसके ऊपर, कहीं ना कहीं चार डेंसिटी से लिंक्ड है, तो अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल पुअर है, राइट। दिस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस। फिर एक और फैक्टर, इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं, ऊपर से देखते हैं उसको। F माइनस सपोज ये हमारे पास दिए हुए Cl माइनस F माइनस Br माइनस और I माइनस। अब इनके अंदर अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? देखो बेस हमने किया था लास्ट क्लास में, बेटर लिविंग ग्रुप में क्या देखते हैं, वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। वीक बेस सबसे ये था, क्यों इसका एसिड स्ट्रॉन्ग था, ये सबसे बड़ा सबसे वीक बेस है, इसलिए बेस्ट लिविंग ग्रुप है, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय फ्लोरीन। दिस इज द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। बेस्ट लिविंग ग्रुप ये है बिकॉज दिस इज द वीकेस्ट बेस। बट यहाँ बेस की बात नहीं हो रही है, ऑर्डर चेंज भी हो जाता है कई बार, न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है। सबसे बेस्ट कौन सा है? तो देखिए दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर तो सॉल्वेंट पोलर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस भी है, ये इंपॉर्टेंट केस भी है, हमें चारों का पता होना चाहिए कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर सॉल्वेंट पोलर है और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो एक्चुअली पोलर क्या करता है, हाँ पहले बेस सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, दिस इज द लिविंग ग्रुप, सॉरी बेस्ट ये है, दिस इज द वीकेस्ट बेस, ये हमारे पास आ गया। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल बेस्ट कौन सा है। तो भाई अब पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट में जो H प्लस की जो डेल्टा प्लस की साइड्स है वो ओपन होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और इसमें और प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर दोनों ही है। बात आ रही है प्रोटिक और नॉन प्रोटिक में। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या है, ये डेल्टा प्लस की साइड्स हैं, पानी के जैसे एग्जांपल ले लो, ये ओपन है, ये क्या कराएंगी, F माइनस का बहुत ही, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी सॉल्वेशन बहुत अच्छी होगी। S ब्लॉक, ये P ब्लॉक अपना याद करो, तो इसकी सॉल्वेशन, इसका हाइड्रेशन रेडियस भी ज्यादा होता है, सॉल्वेशन इसकी बेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये अटैक के लिए खाली ही नहीं रहेगा, और अटैक के लिए खाली नहीं रहा मतलब इसको सराउंड कर लिया, डेल्टा प्लस और यहां सब ने घेर के इसको सॉल्वेट कर लिया, इसकी सॉल्वेशन बेस्ट होगी। आउट ऑफ दीज फोर, चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑफ F माइनस एंड देयरफॉर इसकी सॉल्वेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो सॉल्वेशन अगर अच्छी हुई किसमें, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जहाँ पे प्लस की साइड जो है ओपन है, तो इसको घेर लिया और अटैक के लिए ये नहीं जा पाया, इसकी सॉल्वेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, चार्ज डेंसिटी भी पुअर है, ये नॉट सो गुड, इसकी सॉल्वेशन नॉट सो गुड। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है F माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इन चारों में, दोनों सॉल्वेंट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, जिसका साइज सबसे कम है, विच इज फ्लोरीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाँ, अप्रोटिक में सॉल्वेशन वाला चक्कर नहीं है, इसलिए वहां पे सेम ऑर्डर होगा, I माइनस बेस्ट है, जो बेस वाला ऑर्डर है वही होगा। तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ, सॉरी F माइनस तो रुक गया, बेस्ट I माइनस, Br माइनस और Cl माइनस, X माइनस, इसमें सेम ऑर्डर है। अब प्रोटीन में सॉल्वेशन का प्रॉब्लम की चक्कर, कोई चक्कर नहीं है, इसलिए द ऑर्डर रिमेन्स सेम। तो हम समझ गए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसकी कई बार ये रीजन देते हैं सॉल्वेशन, कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि F माइनस प्लस H2O gives HF प्लस OH माइनस
फटाफट हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी, I माइनस की HI विच इज अनस्टेबल, वो इधर ही जाके रहता है, तो ये अवेलेबल ही नहीं होता OH माइनस। मतलब दो अलग अलग रीजन दी होती हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग होती है, क्यों? HF क्या है? वीक एसिड है, डिसोशिएट नहीं होगा। ये इधर इक्विलिब्रियम कहां पे लाया करेगा? HI याद करो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड था, हमने क्या पढ़ा हुआ है? HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इन सब एसिड्स में, और HI डालते ही क्या होगा? फटाफट अलग हो जाएगा, है ना? तुरंत डालते ही वेट भी नहीं करेगा, फटाफट I माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ लाया करता है? लेफ्ट साइड। इसलिए I माइनस अवेलेबल है प्रोटिक सॉल्वेंट में, इसलिए बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज दिस एंड अप्रोटिक में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज दिस। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल प्रोटिक सॉल्वेंट ये है, इसको तो घेर ही लिया वाटर मॉलिक्यूल्स ने, और अप्रोटिक में बेस्ट ये। क्यों? चार्ज डेंसिटी के हिसाब से हम चले। याद करो वीक बेस में भी हमने चार्ज डेंसिटी का लॉजिक भी लिया था, दो लॉजिक लिए थे ना, एक तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला, और दूसरा लॉजिक क्या था? चार्ज डेंसिटी। यहां भी चार्ज डेंसिटी का लॉजिक लग रहा है। पानी में कहानी अलग है,